हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, हमने आपको कविता भगवान के डाकिए का भावार्थ आपको समझाया था। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। अब इसमें प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कवि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने पक्षी को और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल इंसान के बनाई सीमा को पार कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। आ रहा समझ में। तो कवि ने इसलिए कहा है पक्षी को और बादल को भगवान के डाकिए क्योंकि ये पक्षी और बादल इंसान के द्वारा बनाई गई सीमा को पार करते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाते हैं। ये किसी महाद्वीप को नहीं मानते, ये किसी देश की सीमा को नहीं मानते, इनके लिए तो पूरा विश्व एक ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को सृष्टिकर्ता का अलौकिक दिव्य संदेश होता है। आ रहा समझ में। इसमें हमारे कवि बताते हैं कि पक्षी और बादल के द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां होती हैं तो सृष्टिकर्ता मतलब जो भगवान होता है उसका अलौकिक इसमें दिव्य संदेश होता है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाते। इसको हमारे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद में पक्षी और बादल अपने द्वारा लाई गई चिट्ठी से प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। है ना समझ में। पक्षियों और बादल के द्वारा जो संदेश लाया जाता है तो ये संदेश हमें किसका देते हैं, तो ये प्रेम का संदेश देते हैं, सद्भाव का संदेश देते हैं, एकता बनाए रखने का संदेश देते हैं। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं हमारे दिनकर जी की, और हमारे दिनकर जी ने इसमें बहुत ही सुंदर संदेश हमें दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उत्तर है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पानी ये पढ़ पाते हैं, हम लोग इसे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है कि किन पंक्तियों का आशय है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कुछ पंक्तियां हैं जिससे ये पक्षी और बादल इंसानों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं तो देखिए यहाँ पर कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। आ रहा समझ में। ये पंक्तियाँ हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, तो इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए होते हैं। ये एक महादेश मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं, और हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियों को हमारे पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, पानी ये इसको पढ़ते हैं। आ रहा समझ में। तो बाँचते हैं का अर्थ क्या हो जाता है, पढ़ते हैं या पढ़ना। ठीक है, तो ये प्रश्न तीसरे का उत्तर है। अब इसके बाद में ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा है तो प्रश्न तीसरे का क ये पहला था। अब इसी प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न होता है ख। ठीक है, तो ख है कि प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ठीक है, ये अर्थ है। अब इसके लिए कौन सी उचित पंक्तियां होगी, तो इसके लिए उचित पंक्तियां हैं कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये पंक्तियां आपको याद रखना है, ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथा है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़
ये प्रेम, सद्भाव और परस्पर मेल, एकता आदि को पढ़ पाते हैं और यही संदेश वो लोगों तक पहुंचाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये जो पक्षी और बादल होते हैं, इनके द्वारा जो चिट्ठी लाई जाती है, इसके चिट्ठी में जो संदेश लिखा होता है या इनमें जो संदेश होता है, उनको हमारे पेड़ पौधे, पानी, है ना, ये इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ते हैं ये, कि हमेशा सद्भाव बनाए रखना चाहिए, प्रेम बनाए रखना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए, परस्पर मिलकर रहना चाहिए। आ रहा समझ में? ये संदेश ये हमारी प्रकृति का अंग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इंसान इनको नहीं पहुँचते, नहीं पढ़ पाते हैं, और इंसानों तक ही ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं हमारे प्रकृति के अंग। ठीक है, तो ये है प्रश्न चौथे का उत्तर। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आ रहा समझ में? तो एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, इसका स्पष्ट भाव क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कि भाव प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान होते हैं। मतलब हमारी प्रकृति के लिए, हमारी प्रकृति में जो भाव है वो तो सबके लिए समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अलग और दूसरे देश में अलग, प्रकृति अलग होती है, धरती अलग होती है। ये तो हर जगह हर देश में समान है। ठीक है, और ये जो अपने पराये की भावना होती है ये तो सिर्फ इंसानों में होती है। हमारी प्रकृति मनुष्यों के साथ या किसी भी देश के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पराये की भावना तो कौन रखता है? मनुष्य रखता है, क्योंकि मनुष्य अहंकारी होता है, घमंडी होता है, लोभी होता है, स्वार्थी होता है, जिसकी वजह से परायेपन की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन हमें इस भावना को त्यागना चाहिए, हमें सद्भाव की भावना रखना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, एकता की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो प्रकृति तो मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखती है। प्रकृति किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होती, सबको समान लाभ पहुंचाती है। आ रहा समझ में? सबके लिए समान भाव रखती है। फिर वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। तो हमारी जो प्रकृति है ये एक देश से दूसरे देश को कौन सी सुगंध भेज रही है? तो प्रेम की सुगंध भेजती है, एकता बनाए रखने की सुगंध भेजती है, सद्भाव का संदेश भेजती है। ठीक है, सद्भाव मतलब अच्छे भाव। ठीक है, इसका संदेश एक देश से दूसरे देश तक भेजती है, जिससे मनुष्य में मनुष्यता विकसित हो तथा कोई किसी की जान का दुश्मन न बने। आ रहा समझ में? तो जब हर व्यक्ति के मन में एकता का भाव उत्पन्न होगा, सद्भाव उत्पन्न होगा, तो जो वैमनस्यता होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और मनुष्य में मनुष्यता विकसित होती है। मतलब इंसान में इंसानियत या इंसान में अच्छे गुणों का उद्भव होता है, विकास होता है। ठीक है, और कोई एक दूसरे को ना मारे, कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन ना बने। ठीक है, ये संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है लोगों को, मनुष्यों को, इंसानों को। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? ठीक है, तो उत्तर है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए देखते हैं। ठीक है, जो पक्षी बादल है, ठीक है, तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों का जो आदान प्रदान होता है हम उसे किस रूप में देख सकते हैं? तो हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए देखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारा और परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश छिपा रहता है। ठीक है, और यह संदेश किसी देश, क्षेत्र विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों से संबंधित नहीं होता। ठीक है, लोगों के लिए ना होकर संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए होता है। मतलब कि ये जो पक्षी और बादल होते हैं ये जो संदेश देते हैं प्रेम का, एकता का, सद्भाव का, भाईचारा का और परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं, तो यह संदेश किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं होता, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए होता है। तो बहुत ही सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इस कविता के भावार्थ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसका संदेश भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए और अच्छे अंक प्राप्त करते रहिए बच्चों। देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी वीडियोस जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करते हैं। तो अगला सेशन हम जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।